नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नंबर 4 और ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी टॉपिक था हमारा सब कवर अप कर लिया था और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया था जिसके अंदर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली, ठीक है, आता ही है समस्थानिक और संभारिकों के बीच का अंतर। देखो जिसने ये टॉपिक कर रखा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपको भी यहाँ पर नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और जिसने नहीं करा उसको तो डेफिनेटली नई चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे पहले समस्थानिकों से पहले मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे हम इसको निकाल सकते हैं या क्या होती है, किस तरीके से, उसके अगर किसी ने नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो अब ये है कि हम ये जो चीज़ें निकालते हैं इनको एक परमाणु के ऊपर दर्शाया कैसे जाता है, क्योंकि समस्थानिकों के लिए हमें दर्शाना आना चाहिए। सबसे पहले एक परमाणु के ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या या उसकी परमाणु संख्या को हम किस तरीके से दर्शाते हैं समस्थानिकों के लिए या संभारिकों के लिए, ये हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मान लो हमारे पास एक तत्व है x, ठीक है, तो नीचे की तरफ हम क्या लिख देते हैं नीचे, और लेफ्ट साइड में लिखोगे इस साइड में नीचे की तरफ हम लिखते हैं z। z क्या होता है भाई, परमाणु संख्या ही तो होती है z, हमने लिखा था ना यहाँ पर z क्या है, ये z है हमारी परमाणु संख्या, ठीक है, z क्या होती है हमारी परमाणु संख्या। अब इसी तरीके से ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं हम a का मतलब क्या होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बस यही बात है, यही छोटी सी चीज है यार, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहां पर आप परमाणु संख्या लिखोगे और कहां पर आप द्रव्यमान संख्या लिखोगे, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि सर ऊपर परमाणु संख्या लिखे नीचे लिखे परमाणु संख्या। याद रखना है नीचे की तरफ हमेशा परमाणु संख्या लिखी जाती है और द्रव्यमान संख्या तो ऊपर ही लिखोगे, ठीक है। नीचे कौन लिखा जाता है, हमेशा परमाणु संख्या नीचे की तरफ, परमाणु संख्या हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाती है। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। अब देखो जैसे x है, हमने यहां पर परमाणु संख्या लिख दी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यहां पर हम लिख लेते हैं 14, ठीक है, 14 ही होती है वैसे तो द्रव्यमान संख्या, इसमें से द्रव्यमान संख्या कौन है आपके लिए, आपके पास में 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इस तरीके से आपको कोई तत्व दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि जो नीचे लिखा है ये क्या चीज है, तो आप बोल देना कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई आवेश ना हो तब तक, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपसे यहाँ से सिंपल पूछ लिया जाएगा कि जो नीचे 7 लिखा हुआ है ये क्या है, क्या चीज़ है, ये क्या बता रहा है हमें, ठीक है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बता रहा है, सिंपल सी चीज़ है। ऊपर वाला पूछ लेंगे ऊपर वाला क्या बता रहा है, तो इसका मतलब ये उसकी द्रव्यमान संख्या बता रहा है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे हमसे मान लो हमें एक तत्व दे दिया इस तरीके से, x दे दिया यहाँ से, और यहाँ पर दे रखा है 8 और यहाँ पर दे रखा है 16, तो हमसे पूछेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, तो भाई परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या होती क्या है, द्रव्यमान संख्या ये तो होती है z प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमने पढ़ रखा है ना, ये परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। समझ में आ रहा है ना, देखो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या होती है, परमाणु संख्या ही तो होती है एक तरीके से, यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या है, हमारे प्रोटॉन ही तो है ये, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने लिख लिया 16, हमें a की वैल्यू दे रखी थी 16, क्योंकि a को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान संख्या 16 आ गई, यहाँ पर हमने 8 लिख लिया और प्लस में n लिख लिया। अब n की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ रही है 8, यानी कि इस तत्व के अंदर कोई भी जो तत्व है इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो इसी चीज को आपसे घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, मान लो आपको एक तत्व दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, मान लो आपके पास एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व है और इसका जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान जो है, इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान जो है वो दे रखा है आपको 16, ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 16, ये बात क्लियर हुई। अब यहां से आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, और यहां पर आपको एक छोटी सी चीज दे रखी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो है 8 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 8 है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार अभी तक हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी आ रही थी तो हमने निकाल दिया, ठीक है, अब तो परमाणु द्रव्यमान आ गया, कैसे निकालेंगे, तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज होते हैं, ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज होते हैं। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, इसको हम a लिख सकते हैं क्योंकि ये परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या एक ही बात है, तो हम इसको a लिख सकते हैं। अगेन आपको ये वाली चीज मिल जाएगी आपको यहाँ से 8 प्लस में न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोटॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो लिख सकते हैं, है ना, ये भी तो वो होता है, ये भी तो परमाणु संख्या ही होती है, तब तक जब तक परमाणु के ऊपर कोई आवेश ना हो तब तक ये क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसे भी हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं, एक कंडीशन पे, जब तक परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश ना हो तब तक, ठीक है।
चलो, तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, n की वैल्यू आ जाएगी 8। जैसे यहाँ पर आई, देख लो सेम कैलकुलेशन ही तो करोगे, एक ही जगह पर 16, इसकी जगह पर हमने 8 लिख लिया, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से? तो ये दर्शाना हमें आना चाहिए भाई बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये नहीं आएगा तो आप समस्थानिक और संभारिक में डेफिनेटली गलती करोगे, ठीक है। तो ये दर्शाना बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें। नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे परमाणु संख्या लिखते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं हम, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम A से दिखाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, तो हमारा जो दर्शाने का तरीका था वो तो खत्म हो गया यहाँ से। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है हमारा समस्थानिक और संभारिकों के बीच का अंतर। और यहीं से क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है। इनके अनुप्रयोग भी करेंगे कि किस तरीके से इनके अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये तो करना है, ठीक है। चलो देखो, समस्थानिक और संभारिक हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक जगह में लिख लेता हूँ समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक, और दूसरी साइड लिख लेते हैं संभारिक, ठीक है, संभारिक। ये हमने लिख लिया यहाँ पर समस्थानिक और यहाँ लिख लिया संभारिक। देखो पहला पॉइंट ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्कूल में या कहीं भी आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक आज तक अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा है, क्योंकि मुझे मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पर रट्टा लगवा दिया जाता है कि समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। बस इतना देके, इतना बोल के हमें समझा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। क्या बोला मैंने? समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का है तो दूसरा भी हाइड्रोजन का ही होगा। आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? समस्थानिक एक ही तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। अब हो सकता है आपके लिए ये नई ना हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए डेफिनेटली नई डेफिनेशन होगी, क्योंकि मेरे लिए भी नई थी जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि मुझे भी रट्टा ही लगवाया गया था स्कूल में कि समस्थानिक को कैसे याद रख लो, समान परमाणु संख्या अलग द्रव्यमान संख्या, ऐसे समझाया गया था हमें, ठीक है। तो यहां पर आप ये बात याद रखो, समस्थानिक वो होते हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, ये क्या है? एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इनकी जो द्रव्यमान, जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी? Z क्या रहता है यहाँ पर? हमेशा सेम रहता है। आप इसको हिंदी में लिख लेना। यार मेरी हिंदी की राइटिंग ना थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है इंग्लिश में पढ़ाने की, तो आप थोड़ा इसको लिख लेना कि इनकी परमाणु संख्या क्या रहती है? हमेशा समान रहती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या रहती है? अलग अलग रहती है, ठीक है, यानी कि भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? इसकी भिन्न होती है। चलो मैं भिन्न लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो कुछ बच्चे अभी कमेंट कर देंगे सर को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और परमाणु संख्या क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। यहाँ लिख लेते हैं समान, ठीक है। परमाणु संख्या समान रहती है, भिन्न रहती है इसकी द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखना आपको डेफिनेशन कैसे बोलनी है। समस्थानिक एक ही तत्व के वो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? भिन्न होती है। ध्यान रखना। अब देखो, जब परमाणु संख्या यार समान है, परमाणु संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। यही तो चीज होती है, जब परमाणु संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा, है नई बात? देखो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो भी कैसा रहता है? बिल्कुल समान रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा रहेगा? यहाँ पर समान नहीं रहेगा बिल्कुल। जब एक के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए तो लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या रहेगा? समान रहेगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? एक ही तत्व के परमाणु। दूसरा लिखा परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? यहाँ पर हमेशा समान रहता है, ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ध्यान से सुनना, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज की जो रासायनिक गुण होते हैं, किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी चीज के रासायनिक गुण परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब आप जब तक पढ़ोगे ना तब तक आपको ये बात याद रहनी चाहिए, 11th 12th जब तक पढ़ोगे तब तक ये बात याद रहनी चाहिए। किसी भी चीज के, किसी भी तत्व के
रासायनिक गुण परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या के ऊपर, यानी कि किसी भी चीज के रासायनिक गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं, इस Z के ऊपर निर्भर करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब यहां पर Z समान है, भाई Z बदल ही नहीं रहा, समस्थानिक परमाणु तो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, परमाणु अलग, अभी देखो एग्जांपल दे दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु तो अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के परमाणु आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के नहीं, मतलब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु आ रहे हैं, लेकिन सबकी रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, सबके रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, बिल्कुल समान रहेंगे। क्यों समान रहेंगे भाई, क्योंकि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, Z पर, और Z क्या है, समान है, तो रासायनिक गुण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, भौतिक गुण चेंज हो सकते हैं, भौतिक गुण बदल सकते हैं, क्योंकि भौतिक गुण का जो निर्भर करते हैं वो इसके ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं भौतिक गुण, इसलिए ये बदल सकते हैं, ठीक है। आप याद रखोगे, पहला पॉइंट हमने क्या बोला, एक ही तत्व के परमाणु, दूसरा पॉइंट बोला परमाणु संख्या समान है, यार मैं भी क्या रिपीट कर रहा हूं, चलो तीसरे चौथे पॉइंट से करते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि इनका जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं सभी समस्थानिकों के, एक ही तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे, एक ही तत्व के जितने भी समस्थानिक होंगे, सबके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सबके भौतिक गुण बदल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सबके भौतिक गुण बदल जाए, लेकिन रासायनिक गुण बिल्कुल समान रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चौथा पॉइंट लिख लेते हैं कि रासायनिक गुण क्या रहेंगे, यहाँ से हमेशा रासायनिक गुण भी कैसे रहते हैं, यहाँ पर हमेशा रासायनिक गुण बिल्कुल समान रहेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। हाँ, भौतिक गुणों का क्या होगा, भौतिक गुण बदल जाएंगे, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भौतिक गुण क्यों भिन्न होते हैं, रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्यों भिन्न होते हैं भाई, क्योंकि द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर द्रव्यमान संख्या बदलती है तो भौतिक गुण भी बदलते हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान रहती है तो रासायनिक गुण क्या रहते हैं, बिल्कुल समान रहते हैं। ये बात क्लियर है। एग्जाम्पल अब कर लेते हैं, एग्जाम्पल अब आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन का है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है यार, आपकी बुक में भी ये दे रखा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एक और एक, परमाणु संख्या कभी भी नहीं बदलेगी, परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके Z क्या रहता है, सेम रहता है, परमाणु संख्या कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि द्रव्यमान संख्या बदल जाए, 1 2 और 3, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से देखो, अब इस वाले हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, इस वाले हाइड्रोजन के रासायनिक गुण और इस वाले हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, कहीं से भी उठाओ इन्हें, कहीं से भी उठाओ, हमेशा समान रहेंगे। मान लो ये हम अपने देश से ले लेते हैं या अमेरिका से ले आते हैं, रासायनिक गुण हमेशा समान रहेंगे, ध्यान रखना, कहीं से भी उठाओ, अगर परमाणु संख्या समान है तो रासायनिक गुण समान रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो ये बेसिक है उसका, बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है कि इनके रासायनिक गुण समान रहेंगे। हाँ, भौतिक गुण परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसे बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। नाम देख लेना, बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने संभारिकों के ऊपर। संभारिक बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, ठीक है, समस्थानिकों के बिल्कुल उल्टे, आप संभारिक में लिख दो। संभारिक, अब देखो ये एक ही तत्व के परमाणु थे, ये एक ही तत्व के थे, तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। ये क्या होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, ठीक है, अलग अलग तत्वों के। तो यहाँ पर लिख दें हम, यहाँ पर लिख लेते हैं भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, भिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है। ये क्या होते हैं, भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो इसका उल्टा कर दो, तो यहां पर जो Z होगा वो कैसा हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा सबके लिए। जो Z की वैल्यू होगी, अब यार ये तो सीधी सी बात है, ये तो सीधी सी बात है, अगर तत्व बदलेगा तो तत्व के साथ तो परमाणु संख्या तो बदलती है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। परमाणु संख्या हर तत्व की अपनी अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक परमाणु के अंदर अपने प्रोटॉन होते हैं भाई, अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक तत्व आप चेंज करोगे तो सीधी सी बात है कि उसकी जो Z होगा वो भिन्न हो जाएगा, बस क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से जो एक ही वैल्यू होगी, हाँ ये समान रह सकती है, बिल्कुल समान होगी, ठीक है। तो अब समस्थानिकों के अंदर ये चीज भिन्न थी, इसके अंदर ये समान होती है, और यही हमें क्लास में रट्टा लगवाया जाता है कि आप समस्थानिकों को ऐसे याद रख लो, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, ऐसा करके याद करवा देते हैं। ये चीज नहीं बताते यार, मेरे को भी ये सिखाया गया, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपके टीचर्स अगर बहुत अच्छे हों तो उन्होंने जरूर बताया होगा आपको, ठीक है, तो डेफिनेटली बताया होगा आपको। याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, अब देखो यहाँ पर Z भिन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख लें, भिन्न हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। क्यों भिन्न होगा भाई, क्योंकि परमाणु संख्या बदल रही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखते हैं यार, इलेक्ट्रॉन का तो लिख रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही बदलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तो बदलेगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी दे दूंगा इसका, ठीक है। चलो, रासायनिक गुण, अब देखो यहाँ से हमारा जो चौथा पॉइंट आया वो क्या आया, रासायनिक गुण समान रहते हैं। अब देखो यहाँ पर किसके ऊपर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण, जल्दी बोलो, किसके ऊपर निर्भर करते हैं, Z के ऊपर निर्भर करते हैं। अब जब Z बदलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक गुण भी बदलेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक गुण भी कैसे हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। हाँ, लेकिन भौतिक गुण
भौतिक गुण समान होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको, ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसके अंदर अंतर क्या होता है। 5-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, 5-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। और एक आध पॉइंट अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं इसमें देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी तो भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, बाकी तो इसमें कोई मेरे हिसाब से तो और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है, ठीक है। हाँ बस ठीक है, इतना ही है यार, क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा समस्थानिक और संभारिकों के बीच में अंतर क्या है, अंतर, ठीक है। चलो, तो अब इसके जो है अनुप्रयोग हम ज़रूर करेंगे। अब इनके अनुप्रयोग कर लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है जिसमें मैंने तत्व लिख दिया, उसके समस्थानिक और उसके अनुप्रयोग लिख दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से 3 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप 4-5 कर लो। देखो, तत्व कौन सा है? सबसे पहला यूरेनियम है। यूरेनियम का समस्थानिक U235 परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन तो आप जानते होंगे, फ्यूल, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा तत्व भी हमारा यूरेनियम ही है। इसका समस्थानिक है U238। U238 का एक अनोखा काम है। अनोखा काम क्या है? जो प्राचीन चट्टानें होती हैं उनकी आयु ज्ञात करने में, यानी कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चट्टान कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, ठीक है। यहां से आ जाते हैं फिर कोबाल्ट के ऊपर। कोबाल्ट हमारा तीसरा तत्व है। कोबाल्ट का CO60, ठीक है, CO60 कैंसर के उपचार में होता है। देखो, मैंने यहां पर कैंसर गलत लिख रखा है, भूल चूक माफ कर देना यार, ठीक है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। कैंसर आप जानते होंगे, ठीक है, कैंसर के उसमें ट्रीटमेंट में से यूज किया जाता है CO60 को। अब देखो, कार्बन का दे रखा है एक C14, ठीक है। कार्बन का जो C14 है, ये प्राचीन लकड़ी और हड्डियों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर ये बताया था कि चट्टान कितनी पुरानी थी, इसी तरीके से यहाँ पर ये बताता है कि कोई भी लकड़ी कितनी पुरानी है या कोई भी हड्डी कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, ये सब हम बता सकते हैं C14 को यूज करके। और आयोडीन है, तो आयोडीन का एक और समस्थानिक होता है जिसका उपचार, जिसे यूज किया जाता है घेंगा रोग के उपचार में। अब ये घेंगा रोग क्या हो जाता है? देखो, घेंगा रोग ना एक, जिसे इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं। गॉइटर जो एक बीमारी होती है, इसके अंदर ये वाली जो नसें होती है, हमारी जो गला होता है, ये बिल्कुल फूल जाता है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, घेंगा रोग या फिर गॉइटर सर्च कर लेना, तो यहाँ से जो गला है ये फूल जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का जो समस्थानिक है वो I131 यूज होता है, ठीक है, आयोडीन 131। चलो, तो ये इसके अनुप्रयोग थे भाई। अब देखो, अनुप्रयोग के बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान। आपकी बुक में मेरे ख्याल से 10th और 11th क्वेश्चन इस चीज के हैं। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो 10th और 11th क्वेश्चन है। चलो, इस टॉपिक को करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया से 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, 2-3 अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट कर लो, ठीक है। चलो, कर लिया नोट, ठीक है। चलो, आगे करते हैं फिर। देखो, तो आगे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है औसत परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किस परमाणु द्रव्यमान करते हैं। अब देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान के अंदर हमें 2 या 2 से ज़्यादा समस्थानिक दिए जाएंगे, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये होगी। चलो, पहले एक बात याद रखो कि हमेशा जब भी 2 या 2 से ज़्यादा समस्थानिक जुड़ते हैं तो हमेशा वो 100% यौगिक बनाते हैं, 100% यौगिक वो बनाते हैं, ठीक है। कोई भी नमूना बनाए, किसी भी तरीके का सैंपल बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे? 100% बनाएंगे। ये बात याद रखनी है, जुड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी कुछ प्रतिशतता होगी उस यौगिक के अंदर और इसकी भी कुछ प्रतिशतता होगी जो हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये दे रखा है हमें समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई समस्थानिक 1 की प्रतिशतता क्या है उस यौगिक के अंदर या क्या है उस सैंपल के अंदर, वो, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन हुई है समस्थानिक 1 के लिए खत्म हुई। समस्थानिक 1 के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन खत्म कर ली। फिर उसमें हमें प्लस करना है समस्थानिक 2 के परमाणु द्रव्यमान गुणा में समस्थानिक 2 की प्रतिशतता बटे में 100 को। सेम चीज करनी है, जो चीज ऊपर है। ये फॉर्मूला बड़ा नहीं है यार, बहुत देखने में लिखने में लंबा है, लेकिन वैसे बहुत छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। तो समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान हो गया, समस्थानिक 1 की प्रतिशतता हो गई बटे में 100 गुणा करके, ठीक है। और इसके अंदर आपको प्लस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर प्लस में दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और यहां पर कौन सी चीज आएगी? समस्थानिक 2 आएगा। पहले समस्थानिक पहला, फिर बाद में दूसरा समस्थानिक। मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल आपका 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, एनसीईआरटी का देखो, एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन वहां पर हमें दे रखा है ब्रोमीन है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या होती है 35। पहला समस्थानिक दे रखा है 79, ठीक है। और दूसरा समस्थानिक दे रखा है इसका 35.81, ये दे रखा है, ठीक है, 35.81 ये दे रखा है। और इसकी जो प्रतिशतता है वो दे रखी है हमें 49.7%, यानी कि एक नमूना है, कोई सैंपल है जिसके अंदर ये 49.7% है। मैंने क्या बोला? दोनों ऐड होकर कितना बनाते हैं? हमेशा 100% बनाते हैं। अब जब ये 100% बना रहे हैं तो भाई दूसरा ये 49.7 है तो दूसरा 100 - 49.7 होगा। 100 - 49.7 यही तो होगा। जब एक 49.7% है उसके अंदर तो दूसरा 100 - 49.7 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कितना आया? 50.3% आ गया हमारा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, लेकिन मुझे आपको अगले क्वेश्चन के लिए तैयार करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। अगर एक की परसेंटेज जितनी है तो दूसरे की परसेंटेज 100 -
ऊपर वाली करोगे, पहले वाली, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही चीज़ आने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो हमें इस फॉर्मूला में इसको लगाना है, फॉर्मूला में लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला में लगाने के बाद सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आइसोटोप 1 यानी कि समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहाँ होता है, जैसे मान लो ये x है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ 14 लिख दिया, यहाँ पर 28 लिख दिया, इसमें परमाणु द्रव्यमान कौन सा होगा, जो द्रव्यमान संख्या होती है वही परमाणु द्रव्यमान भी होता है। तो बस सीधी सी बात है, समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 79, हमने यहाँ लिख लिया 79, ठीक है, 79 इक्वल में 79 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये तो चीज़ हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्रतिशतता से 49.7 और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देखो मैं बोल रहा था ना ये लिखने में लंबा है लेकिन करने में कितना छोटा है, ठीक है। प्लस कर लिया हमने बीच में, प्लस करेंगे समस्थानिक 2 का परमाणु द्रव्यमान। समस्थानिक 2 ये है 81 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया 81 मल्टीप्लाई प्रतिशतता कितनी दे रखी है इसकी 50.3, तो यहाँ लिख लेते हैं 50.3%, ठीक है। और बटे में क्या लिखना होता है हमें 100। जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 80.006 और EU हमने औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला है इसलिए 80.006 परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये बात याद रखनी है, ठीक है आपको। वैसे आप सॉल्व कर लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार सॉल्व करना, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप सॉल्व कर लेना। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको करना है, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है। जब भी आपसे औसत परमाणु द्रव्यमान की एक बात की जाएगी या अगर आप पूछोगे इस क्वेश्चन को पहचानना कैसे, तो ये बात समझ लो कि जब भी आपको क्वेश्चन में 2 समस्थानिकों की प्रतिशतता दी जाएगी तब आप पहचान लेना कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत ईजी फॉर्मूला है। समस्थानिक 1 का परमाणु द्रव्यमान, उसकी प्रतिशतता, समस्थानिक 2 का परमाणु द्रव्यमान, उसकी प्रतिशतता, दोनों को ही आपने 100 से भाग करना, डिवाइड करना है, बस क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया, 10th क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है। कर लोगे अब आप इस चीज को, मेरे हिसाब से तो कर लोगे। और यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है आपका एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन और करते हैं यार, 11th क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलो नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, आलसी बच्चे हो, ठीक है। चलो नोट कर लिया करो यार, नोट करने से ना फायदा रहता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, नोट करा करो, ठीक है। तो चलो अब 11th क्वेश्चन करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, 11th क्वेश्चन में हमें परमाणु द्रव्यमान ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान हमें पहले ही दिया गया है, ठीक है। औसत परमाणु द्रव्यमान हमें पहले ही दे रखा है और हमें ये बोल रखा है, देखो औसत परमाणु द्रव्यमान जो है, जिसे आप इसे ए से भी लिख सकते हो, ठीक है, ए से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से लिखने के लिए आप इसे क्या लिखोगे, यहाँ पर दे रखा है 16.2 परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये हमें दे रखा है। और दे रखा है कि आप ना प्रतिशतता निकालो, आपके पास 2 समस्थानिक हैं इसी तत्व के 2 समस्थानिक हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक में दे रखा है 8 और एक में दे रखा है 16 और दूसरा दे रखा है 8 और 18, ये दे रखे हैं, ठीक है। इनकी प्रतिशतता हमें निकालनी है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला था कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अगर मैं इसको I1 मान लूँ, मैं मान लेता हूँ समस्थानिक 1। अच्छा एक बात याद रखना यार, आप इसे समस्थानिक ही लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे I1 लिखो, कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी स्लो है, लिखने में थोड़ी स्लो है हिंदी में, ठीक है। कॉपी में तो लिखवा लो तेज़, यहाँ नहीं लिखा जाता। तो यार ये जो I1 है ना, ये कोई सिंबल नहीं है, ये मैं सिर्फ समस्थानिक 1 बता रहा हूँ, आप मत लिखना, आप इसको समस्थानिक 1 ही लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, समस्थानिक 1। और ये क्या हो गया हमारा, समस्थानिक 2 हो गया। मैंने क्या बताया आपको, समस्थानिक 1 की जो प्रतिशतता होती है और समस्थानिक 2 की जो प्रतिशतता होती है वो हमेशा मिलकर कितनी प्रतिशत बनाते हैं, 100% बनाते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई तीसरा भी होता तो भी ऐड होकर वो 100 ही बनाता, कोई तीसरा चौथा पांचवा जितने भी ऐड करोगे हमेशा 100% बनाएंगे, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से अगर हम x मान लेते हैं, हम इसकी जो हमारी समस्थानिक 1 की जो प्रतिशतता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, समस्थानिक 1 की जो प्रतिशतता है मैं उसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। बात समझ में आई है। समस्थानिक 1 की प्रतिशतता को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि दोनों में से किसी की भी प्रतिशतता तो हमारे पास है नहीं, तो समस्थानिक 1 की प्रतिशतता को हमने x मान लिया। तो दूसरे की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, यही तो मैं बोल रहा था अभी आपको, दूसरे की जो प्रतिशतता होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 - x नहीं हो जाएगी। अगर आपको किसी एक की दे रखी है, टोटल 100 बना रहे हैं, मान लो ये 40 है, आप इस 40 को इसमें से माइनस करोगे इसकी निकालने के लिए, एक की अगर 40 है तो दूसरे की कितनी होगी, 60 होगी, तो आपने माइनस ही तो किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 की जो प्रतिशतता हुई वो कितनी हुई, 100 - x% और इसकी कितनी हुई, x%। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ से हमें फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं है, बस आपको परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान पहले दे रखा है 16.2 बराबर में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लिख लेना। फॉर्मूला के लिए हमें द्रव्यमान लिखना होता है, सबसे पहले समस्थानिक 1 की बात करेंगे, सबसे पहले समस्थानिक 1 की बात होती है, समस्थानिक 1 हमारा ये है, और ये जो चीज़ होती है ऊपर जो लिखा होता है इसे हम परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, ये भी परमाणु द्रव्यमान ही होता है। तो इसका मतलब हमने लिख लिया 16 गुणा में प्रतिशतता कितनी है भाई, इसकी x है तो हमने x लिख लिया, और भाग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। और प्लस में प्लस करेंगे
तो आंसर आएगा यहाँ से। अगर यहाँ से हम प्लस करेंगे तो समस्थानिक 2 की बात शुरू हो जाती है। समस्थानिक 2 के लिए प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान कितना है? समस्थानिक 2 का द्रव्यमान ये रहा, कितना है 18, और मल्टीप्लाई में 100 माइनस एक्स, यही करोगे आप 100 माइनस एक्स प्रतिशत, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 100 से 100 काट दें, बेवकूफ़ो नहीं कटता, ब्रैकेट में माइनस है उसके साथ, ठीक है, काट मत देना गलती से, जोश में आके कहीं काट दो, ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक है। चलो तो अब 16.2 के लिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 16.2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 16x अपॉन में 100। आप चाहो तो इसे काट सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, उसे मत काट देना यार, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पर कितना हो गया, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 1800। पहले इसकी 100 से होगी, फिर माइनस में 18 से भी होगी, तो ये 18x हो गया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके पूरे के नीचे 100 लिख सकते हो। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है। एलसीएम लोगे तो बिल्कुल एज इट इज चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा ये 16x प्लस में 1800 माइनस 18x और अपॉन में 100, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इस 100 ये 100 यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है, इस 100 को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1620, ठीक है, 1620 हो गया। और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा देखो 16x और माइनस का 18x, माइनस का 2x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1800 माइनस का 2x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस माइनस 2x को इधर ले आते हैं और इस 1800 को सॉरी इस 1620 को इधर ले आते हैं, ठीक है यार। कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना अपनी, बस जिसको कैलकुलेशन नहीं आती वो उसमें ज़रूर फंस जाएगा। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो आप, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कैलकुलेशंस की, वो देखो, ठीक है। तो 2x को आप इधर ले आओ, तो ये 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 2x प्लस का हो गया, हम इधर ले आए, माइनस का था ना, इस 1620 को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया 1800 माइनस में 1620, यहाँ से आ गया x आ गया इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू 180, ठीक है, 180 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 90। यानी कि जो आइसोटोप 1 यानी कि जो हमारा जो हमारा पहला समस्थानिक है उसकी प्रतिशतता कितनी है, 90% है। कितना है वो, समस्थानिक 1 कितना प्रतिशत है हमारा, 90% है इसके अंदर, और समस्थानिक 2 कितना होगा, 100 माइनस 90, तो कितना बच गया यहाँ से हमारा 10%। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर, इस औसत द्रव्यमान वाले क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा आता ही आता है, तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक चीज़ और कर लेते हैं यार, 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हमें समस्थानिकों के ऊपर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना यार, देखो वो आपके अंतर बताने के लिए आता है, तो वो आप अच्छे से याद रखना जो मैंने आपको बताया है। चलो इसको नोट कर लो, कर लिया होगा, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो यार वीडियो को। आप भी बोल रहे होगे सर हमें क्या ज्ञान दे रहे हो, हम बच्चे बड़े तेज़ हैं, है ना, ठीक है। चलो तो अब 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन में कभी कभी इस तरीके से दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कि आपके पास है एक x है, यहाँ पर मान लेते हैं 7, यहाँ पर मान लेते हैं 14, दूसरा है कि यहाँ पर मान लेते हैं 8 और यहाँ पर मान लेते हैं 16, तीसरा है x 7,18, चौथा है x मान लो यहाँ पर 9 और यहाँ पर मान लो 12, ठीक है, 12 तो होता नहीं यार वैसे, चलो यहाँ पर 20 मान लो, यहाँ पर 20 मान लेते हैं। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर से समस्थानिक कौन से हैं और संभारिक कौन से हैं, ठीक है, समस्थानिक कौन से हैं और संभारिक कौन से हैं। तो देखो समस्थानिक के लिए हमें क्या देखना होता है, z सेम होता है, z बिल्कुल सेम रहता है समस्थानिकों के लिए, ठीक है। और संभारिकों के लिए क्या सेम होना चाहिए, a सेम होना चाहिए। संभारिकों के लिए a सेम होना चाहिए और समस्थानिकों के लिए z सेम होना चाहिए। तो इसमें z कहीं सेम है, ये z और ये z सेम है, तो हम कह सकते हैं कि x 7,14 और x 7,18 दोनों ही क्या है, समस्थानिक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे आपको वो दिए जाएंगे, यौगिक दिए जाएंगे, उसमें से बोलेंगे कि इसमें से समस्थानिक कौन कौन से बताओ, संभारिक कौन कौन से बताओ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, सी वाला, कार्बन को लेकर, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है। चलो तो अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमें C816, C8 यार C6 होगा, C6 होगा यहाँ पर, 88 थोड़ी होता है इसमें, 8 दे रखा है यार, 8 थोड़ी ना होता है। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, चलो माइनस में होगा भाई, फिर इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे इसने 8, और यहाँ दे रखा है हमें 16, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना यार, इस चीज़ को ना कभी कभी यहाँ भी दिखा दिया जाता है, यहाँ भी दिखा दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। इस चीज़ को हम आगे नहीं दिखा सकते, कभी भी इस चीज़ को हम आगे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ये कार्बन की परमाणु संख्या नहीं है, ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। परमाणु संख्या और परमाणुओं की संख्या बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हैं। लेकिन अगर इस चीज को ऐसे लिखा जाता तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6, यहाँ पर मान लो 12 आ जाए,
और C6 मान लो यहाँ पर 14 आ जाए, ठीक है। और क्या दे रखा है यहाँ पर हमें, N दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन N7 और यहाँ पर दे रखा है 14, ठीक है। N7 14 दे रखा है और एक और दे रखा है N7 यहाँ दे रखा है 16। चलो अब यहाँ से हमें ये बताना है कि इसके अंदर से कौन से संभारिक हैं और कौन से समस्थानिक है। तो समस्थानिकों के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा समस्थानिकों की पहचान हमेशा करोगे एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, एक ही तत्व के परमाणु। तो एक ही तत्व के परमाणु यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं मुझे, देखो पहले वैसे तो अलग अलग है, या तो इन तीनों में से कोई समस्थानिक होंगे या इन दोनों में से कोई समस्थानिक होंगे। तो आपको समस्थानिक ये चीज तो पता चल गई, एक ही तत्व के होते हैं। तो देखो इसके अंदर किस किस की परमाणु संख्या बराबर है, इसकी परमाणु संख्या बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला जो पेयर आया समस्थानिकों का वो आया C6 12 और साथ में C6 14। ये हमारे पहले 2 समस्थानिक हो गए, पहला तो ये हो गया और दूसरा भी हमें नजर आ ही रहा है, दूसरा भी हमें नजर आ ही रहा है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। देखो एक ही तत्व है और एक ही तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, सॉरी मतलब जो परमाणु संख्या वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीके से ये भी एक तरीके से क्या वो समस्थानिक ही है। तो ये हो गया N7 14 और N7 16, ठीक है। ये क्या आ गए हमारे संभारिक हो गए, ठीक है, सॉरी समस्थानिक हो गए, समस्थानिक माफ कीजिएगा, समस्थानिक हो गए, ये समस्थानिक और ये दोनों समस्थानिक। अच्छा अब हमसे संभारिक भी पूछें तो संभारिक भी निकाल दो। संभारिक कैसे होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो इसमें देख लो अलग अलग परमाणु होने चाहिए, अलग अलग तत्वों के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है ये दोनों तो संभारिक हो नहीं सकते, इन तीनों के अपने संभारिक हो नहीं सकते, ठीक है, हो ही नहीं सकते क्योंकि एक ही तत्व है, अलग अलग होते हैं ना संभारिक। तो ये तो एक ही तत्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से और इसके अंदर से कोई एक एक पेयर बनेगा जो बनेगा। देखो पहला देखो 16 और इसके अंदर भी देखो 16, तो ये क्या हो गया, संभारिक हो गए। तो हम यहां पर लिख लेते हैं संभारिक कौन से हो गए, C8 16 और N7 16। तो ये क्या है, हमारे संभारिक हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक और पेयर दिख रहा है आपको C14 और N14 वाला, तो ये क्या हो गया C14 और यहाँ पर लिख लेते हैं 6 और यहाँ पर लिख लेते हैं N7 में 14। तो इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसके अंदर से मेरे हिसाब से कोई भी टॉपिक मैंने छुड़वाया नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया है मैंने आपको एक एक डिटेल में हर चीज़ बताई है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ 5th शुरू करूँ या फिर 11th शुरू करूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।